किसान परिवार की जो औसतन आय है सालाना, वो 20,000 जी। रुपए। किसान जो है कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में मरता है। प्याज जो है, आलू जो है या टमाटर जो है, वो सड़कों पर अक्सर हम देखते हैं ये खबरों को। एग्रीकल्चर जो है, देश को एक प्रगतिशील रास्ते पे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा हो। तकरीबन हर हुँ, साल हमारे किसानों ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। ये भी हम जानते हैं कि हमारे किसानों ने खून पसीना करके ही इस रिकॉर्ड को हासिल किया है कि आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं। 1865 में जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई थी, तो जब जो गेहूँ का दाम उस समय मिलता था किसानों को और जो गेहूँ का दाम आज मिलता है, उसमें कम से कम 7-8 गुना की कमी हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आप देख रहे हैं गाँव सवेरा। आज हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और इस दिन हम बात करेंगे इश्यूज़ अलग-अलग इश्यूज़ पर गाँव सवेरा के। तो सबसे पहले हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं खेती-बाड़ी के इश्यूज़ को लेकर, खेती-किसानी को लेकर कि 75 साल के बाद हमारे देश की खेती-किसानी कहाँ पर खड़ी है। देवेंद्र शर्मा को आप जानते होंगे, लगातार 80 के बाद से खेती-बाड़ी, फूड पॉलिसी इन सब के ऊपर लिखते रहे हैं और एक हिसाब से हमारे देश की खेती-बाड़ी और जो खाद्य सुरक्षा है, उसके चलते-फिरते आर्काइव हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये 75 साल का सफ़र है, उसमें खेती-बाड़ी कहाँ पर खड़ी है और आगे के क्या बदलाव किए जाएँ, जिससे जो खेती-किसानी जो समुदाय है, उसकी बेहतरी हो सके, देश के लिए खेती एक फ़ायदे का सौदा हो सके। सर, सबसे मैंने आपका ट्रिब्यून में पंजाबी ट्रिब्यून में लेख पढ़ा, पंजाबी में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। आपने आज़ादी के 75 साल के ऊपर लिखा जो खेती-बाड़ी को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी भाषाओं में तो आ ही गया है, वीडियो के फ़ॉर्म में भी आ जाए कि जो ये सफ़र है 75 साल का, किसानों का, खेती-बाड़ी का भारत के लिए, वो अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो? नमस्कार मनदीप जी और आपके माध्यम से हमारे सारे देशवासियों को आज इसकी इंडिपेंडेंस की, देश के जन्म की, आज़ादी के जन्म की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जो आपने सवाल उठाया है कि खेती और किसानों का क्या हाल है, मुझे लगता है कि अगर हम आज़ादी को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या किसान आज आज़ाद हुए हैं या किसानों को आज़ादी मिली है, जिसके लिए 75 साल पहले हमने एक प्रयत्न किया था कि भई हम खेती को वापस एक रास्ते पे लेके आएँ, जहाँ पर खेती एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि एक घाटे का सौदा भी नहीं बल्कि एक प्रॉस्पेरस कंट्री की जो पहचान है या निशान है या जिसको हम कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास उसका रास्ता खेती से होके जाता है, तो वो क्या हम आज अचीव कर पाए हैं कि नहीं है, नहीं अचीव कर पाए। ये भी हम जानते हैं मनदीप जी कि बहुत कुछ अचीव हुआ है भारत में क्योंकि मुझे याद है एक समय था जब देश जो है शिप टू माउथ एक्जिस्टेंस यानी जहाज़ों से अनाज आता था और भूखे पेट में जाता था। वो भी एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री ने देश के सामने एक आह्वान किया था कि आप सोमवार को व्रत रखिए क्योंकि देश में अनाज की उपलब्धि नहीं थी। तो वो कोशिश या प्रयास ये था कि भई लोग जो हैं कम से कम बाँट खाएँ और बाँट-बाँट कर अपना जो जीवन निर्वाह करें और कम से कम जो भूख का क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जाए। मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था जब उन्होंने ये भी कहा कि जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने लगाया और ये सब सिचुएशन के बाद आज हम इस मुकाम पे हैं कि आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे पास सरप्लस है, डेफ़िसिट नहीं है हमारे पास आज इतना सरप्लस है कि हम कई साल तक अपने जो फूड सिक्योरिटी की जो नीड्स हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। और अभी हाल में जो रशिया यूक्रेन के बाद जो क्राइसिस दुनिया में उत्पन्न हुआ है, उसमें भारत की भूमिका रही है कि उसको एड्रेस करने में थोड़ा बहुत शेयर भारत का भी रहा है, व्हिच इज़ कमेंडेबल ये आप मानेंगे। अब जी। जो इस हालात में हम देखते हैं कि जब रिकॉर्ड प्रोडक्शन हर साल हुआ है, तकरीबन हर हुँ, साल हमारे किसानों ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। ये भी हम जानते हैं कि हमारे किसानों ने खून पसीना करके ही इस रिकॉर्ड को हासिल किया है, जो ऐतिहासिक है। बहुत मानने या बहुत से जो आपके पैरामीटर्स होंगे, उसको अगर हम देखें। लेकिन एक सबसे बड़ी जो एक चिंता का जो विषय है, इस समय जो हम आज़ादी के 75वें मुकाम पे खड़े हैं, 75वें मुकाम पे खड़े हैं, तो वो है कि भई पैदावार ज़रूर बढ़ी है,
लेकिन किसान जो है वो एक जिसको कहते हैं कि सीवियर एग्रेरियन क्राइसिस इंग्लिश में, उसमें धंसता जा रहा है। और वो एग्रेरियन क्राइसिस से कैसे निकलेगा, मुझे लगता है कि ये आज का बहुत बड़ा विषय है और ये हमारे सामने एक चैलेंज भी है। अच्छा सर, आपने एग्रीरियन क्राइसिस की बात की। जिस खेतीबाड़ी संकट में इस समय हम हैं 75 साल के बाद, इससे निपटने के लिए आपको क्या लगता है कि आगे की क्या प्लानिंग हो सरकार की? क्या उस प्लानिंग की तरफ सरकार कदम बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि पहले हमें ये जानना है कि पहले क्राइसिस कहाँ पर है। एक तो क्राइसिस इकोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, ये हम सब जानते हैं। वो क्राइसिस जी। इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि जब हमने इंटेंसिव फार्मिंग को प्रमोट किया, हमने कहा कि जैसे पंजाबी में कहा जाता है कि दब के बा तो रज के खा। वो जो जी। कॉन्सेप्ट था, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक था, लेकिन वो उस पे हमने जोर दिया। हमने कहा कि जितना आप ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, उतना ही आपकी इनकम बढ़ेगी। और जी। पंजाब में स्पेशली या हरित क्रांति के जो एरियाज़ थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स या फिर साउथ इंडिया में कुछ पार्ट्स जो थे, अब तो और भी प्रोडक्शन जो है और इलाकों में बहुत अच्छी तरह बढ़ी है। लेकिन जो जो हमें सीखना है या समझना है वो ये है कि ये जब क्राइसिस हुआ या जब ये प्रोडक्शन बढ़ रही थी, तो जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ वो एनवायरमेंटल क्राइसिस था। हम जानते हैं कि जी। पानी का दोहन उसमें से बहुत प्रमुख, उस पे हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा कंटामिनेशन जो पेस्टिसाइड्स के करके फूड चेन का हुआ है। और ये भी हम जानते हैं कि भई जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो पहुँच चुकी है। तो मतलब कहने का कि ये जो एनवायरमेंटल डिवास्टेशन हमारे सामने है, एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, उसको कैसे ठीक किया जाए। और दूसरा ये है कि जैसा कि मैं हर जगह उदाहरण देता हूँ कि भई 2016 का जो सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे, जो सरकार का ही डॉक्यूमेंट होता है, आप जानते हैं। वो उस सर्वे जी। में कहा गया था कि 17 राज्यों में, यानी तकरीबन आधे देश में किसान परिवार की जो औसतन आय है सालाना, वो जी। ₹20,000। ये 2016 का आंकड़ा है, ये आधे देश का है। और इसका मतलब ये है कि इस आधे देश में 17 राज्यों में मुझे नहीं मालूम कि कैसे लोग खेती से अपना व्यवसाय चलाते होंगे या अपना परिवार चलाते होंगे, क्योंकि ₹1700 में तो मैं गाय भी नहीं पाल सकता। तो मुझे नहीं पता जी। किसान परिवार कैसे पलता होगा उस छोटे से अमाउंट में। और यही एक कारण है कि जो यंगर जनरेशन है, यूथ जो है, वो खेती में नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? जिसके पिताजी ₹2000 कमाते हों, मुझे बताइए वो खेती क्यों करेगा या उस प्रोफ़ेशन को क्यों लेगा? इसलिए हम हुँ। देखते हैं कि खेती से लोग निकलते जा रहे हैं और ये इकोनॉमिक सोच का हिस्सा है। अगर हम इसको बड़े प्रतिबिंब में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि देश को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ ये नहीं कि वर्षा कम होगी तो या वर्षा ज़्यादा होगी तो किसान को नुकसान उठाना पड़ गया है, या कभी दवाइयाँ ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती है क्योंकि कीड़ों का प्रकोप होता है। ये सभी कारण नहीं है खेती के संकट के लिए। जो संकट का कारण है वो बेसिकली इकोनॉमिक डिज़ाइन है जो दुनिया ने एक तरह का आंका है। और जब तक हम वो नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कभी ये एहसास भी हमें होगा कि क्या कारण है कि किसान इतनी मेहनत करता है। 3-4 महीने अगर सपोज़ करिए उसने टमाटर लगाए हैं, तो इतनी मेहनत करता है, रिकॉर्ड पैदावार करता है, लेकिन जब बाज़ार में जाता है तो उसको दाम नहीं मिलते और उसको मजबूरन अपने प्याज जो हैं, आलू जो है या टमाटर जो हैं, वो सड़कों पर अक्सर हम देखते हैं ये खबरों को, जो सड़कों जी। पर फेंक पड़ते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो डिज़ाइन था, उसके करके खेती में बहुत बड़ी किसानों को मार सहनी पड़ी है। और मुझे लगता है कि जो अभी हाल में 1 साल का जो आंदोलन किसानों का हुआ था, जो कि हिस्टोरिक था, उसमें भी किसान यही दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे वो इस क्राइसिस से उभरने के लिए वो चाहते हैं कि भई पॉलिसी मेकर्स जो हैं, एक रास्ता दिखाएँ, एक ये एहसास कराएँ कि भई एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने सरकार के सामने या सरकारों के सामने मैं कहूँगा, एक रखा है और जिसका कि इम्प्लीकेशन भारत ही नहीं, सारी दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने एक बार कहा था कि भारत में जब किसान पैदा होता है तो वो कर्ज़े में पैदा होता है और जब मरता है तो वो कर्ज़े में मरता है। और मुझे याद है कि जी। जब ये आंदोलन चल रहा था तो एक अमेरिका के किसान ने मुझे कहा कि ये यहाँ पर भारत में ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा आंदोलन क्यों है? तो जब मैंने उसको समझाया तो उसने कहा, "ये तो हम भी सह रहे हैं।"
कहता अगर आप अमेरिका में हैं तो वहां यहाँ भी किसान जो है कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में मरता है। और उसने एक बात और कही, उसने ये कहा कि अगर आपने नर्क देखना है कि नर्क क्या होता है तो आप किसान परिवार में जन्म लीजिए। बहुत बड़ी बात थी और ये आपको स्पष्ट करती है कि किस तरीके से हमने खेती की अनदेखी की है ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, और उसका रिजल्ट जो है आज हम देख रहे हैं कि जो खेती का जो संकट है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, वो बहुत गंभीर हो चुका है। जी। देवेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जो सरकार ये कृषि कानून लेके आई, हालांकि इन्होंने वापस ले लिया, उसके बाद भी कृषि मंत्री से लेकर और जो एक्सपर्ट भी बोलते हैं, माहिर बोलते हैं अपने आप को, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि देखो ये कृषि कानून थे, ये तो किसानों की भलाई के लिए थे। उसके लेने के बाद भी, और अशोक गुलाटी का मैंने द वायर पे इंटरव्यू सुना, तो वो कह रहे हैं कि जो किसान है और मजदूर हैं, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है और साथ में जो फूड सब्सिडी है, क्योंकि आप खाद्य जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी आप बात रखते हैं, तो बोले तो मुफ्तखोर हैं दोनों, तो फ्री की सब्सिडियां खा रहे हैं और एग्रीकल्चर को ओपन मार्केट के हवाले कर देना चाहिए। इस बात से आप इस बात पर क्या आप जवाब देना चाहिए? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे जो इकोनॉमिक जो सोच है वो ब्लाइंडली अमेरिका और यूरोप को फॉलो करती है। और ये जी। अफसोस ये है कि देश का शायद इनको नहीं एहसास है, जो इकोनॉमिस्ट आप चर्चा करते हैं या और भी बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, वो सिवाय जो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने हमें कहा था, जो हमारे सामने एक 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 तरह का डायरेक्टिव रखा था, वो ही फॉलो फॉलो करते हैं। उसका कारण भी स्पष्ट है। देखिए, ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते अगर ये नहीं कहेंगे तो। ये भी देखिए आप, क्योंकि एक दूसरे को स्क्रैच करेंगे, पैट करेंगे, तभी इनकी आगे बढ़ोतरी होती है। मैं एक आदमी या दो पे निशाना नहीं साध रहा हूँ, मैं जनरल जो एक बात कर रहा हूँ। उसका कारण जी। ये है कि मैंने आंदोलन के टाइम पर भी कहा था कि मुझे दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां पर कि आज एग्रेरियन डिस्ट्रेस नहीं है। और मैं ये कह जी। रहा हूं कि अमेरिका और यूरोप जहां से हम ये ब्लाइंडली मॉडल कट एंड पेस्ट करते हैं, वहां पर इतना भयंकर संकट चल रहा है खेती का। हमारे इकोनॉमिस्ट जो है उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। देखिए, जी। अमेरिका में आज आप देख रहे हैं कि तकरीबन 150 साल से जो अगर आप इसको स्टडी करने की कोशिश करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो एग्रीकल्चर में लाए गए थे, हम्म। तो 1865 सॉरी 1900 नहीं 1865 में जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई थी, तो जब जो गेहूं का दाम उस समय मिलता था किसानों को और जो गेहूं का दाम आज मिलता है, उसमें कम से कम 7-8 गुना की कमी हो चुकी है। और ये जी। हालात है अमेरिका में कि 2020 में 425 बिलियन डॉलर का कर्जा खड़ा था अमेरिकन किसानों के ऊपर, जबकि मात्र 1.5% किसान रह गए हैं अमेरिकन पॉपुलेशन का अगर हिस्सा हम देखें। और ये भी हम जानते हैं कि जो सुसाइड का रेट है, गांव में जो सुसाइड्स हैं वो तकरीबन दुगनी है कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। ये अमेरिका का हाल है। अगर आप जी। कनाडा में देखें तो मैं एक स्टडी देख रहा था, वहां भी ये कहा कि 1865 के आसपास जो गेहूं का दाम था और जो आज का गेहूं का दाम है, वो 6 गुना कम हो चुका है। उस समय तकरीबन $30 पर बुशल, बुशल 27 किलो का होता है, जी। $30 पर बुशल अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो ये दाम था गेहूं का। आज वो कम होकर $5 पर आ गया है कनाडा में। और यही हाल यूरोप का है और यही कारण है कि दुनिया में इतनी मैसिव एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए। ये हालात है कि अमेरिका की अगर किसान की औसतन आप इनकम देखते हैं तो उसमें से तकरीबन 40% जो है वो सब्सिडी के माध्यम से या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के माध्यम से उनको आता है। अब तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट इस साल उन्होंने बंद कर दिया अभी कुछ सालों से, लेकिन वो इतने सालों तक वो उससे आता रहा। और अगर आप यूरोप को देखते हैं तो 50% उनकी जो इनकम है किसानों की, वो सब्सिडीज के माध्यम से आती है। अगर आप जी। अगर मार्केट्स इतनी रिस्पॉन्सिव होती या मार्केट्स इतनी अच्छी होती, मुझे बताइए कि क्या कारण है कि अमेरिका और यूरोप के आप अपने किसानों को इतनी भयंकर और इतने ज्यादा उसमें प्रोपोर्शन में सब्सिडी देनी पड़ती। कोई भी देश जो है वो खेती में पैसा नहीं लगाना चाहता, ये तो हम देखते आए हैं।
तो ये क्या कारण है? तो यही बात है, अनफॉर्चुनेटली हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं समझे। ये कहना कि भाई किसान जो है वो मुफ्तखोर है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर देश में कोई मुफ्तखोर है या जिसको हम कहते हैं हाईली सब्सिडाइज्ड है, तो वो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं। देखिए, जिनको 1 रुपया पर एकड़ पे जमीन देती है सरकार, आपने देखा कभी कभी जो रेडी वाला जो या छोटा एक जो कारोबारी है वो छोटा सा एक खोखा जिसको कहते हैं आप पंजाबी में, या छोटी सी दुकान लेना चाहता है, कभी उसको सरकार ने 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर पे जमीन दी है? क्या नहीं, कारण उसको है तो कि भाई पुलिस को हाँ, 1500-2000 रुपए देना पड़ता है हर महीने। नहीं, उसको मार्केट पे रेट्स पे करना पड़ता है ऑपरेट। और जो कॉर्पोरेट्स हैं जो दे सकते हैं, उनको आप 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर पे जमीन देते हैं, ये कह के कि साहब इससे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे या इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ेगा। आप मुझे बताइए कि कितनी स्टडीज आ चुकी हैं, अभी तो हाल में ही कहा गया है, सरकार ने खुद ही माना है पार्लियामेंट में कि 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है कॉर्पोरेट्स का। और ये तो जी। सिर्फ 5 साल का है, उससे पहले 5 साल का भी देख लीजिए। आप मिला लेंगे तो आपको लगेगा कि सारी जो इकोनॉमी है, उसको सिर्फ यही सेक्टर जो है वो सक करता जा रहा है या खींचता जा रहा है अपनी तरफ। और यही एक कारण है कि भाई, क्योंकि हमारे मैं हर जगह ये कहता हूं कि हमारे जो इकोनॉमिक डिजाइन है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हमको समझ नहीं आता कि खेती की इतनी दुर्दशा क्यों है। यही है क्योंकि इकोनॉमिक सोच जो है वो गलत है। और यही इकोनॉमिक सोच है जिसने कि दुनिया में खेती की नुकसान किया है, खेती की तबाही की है। और साथ में क्लाइमेट भी अगर क्राइसिस है, जिसमें कि ये माना जाता है ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलती हैं, या ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, उसमें जो 1/3 शेयर है वो एग्रीकल्चर से आता है। वो यही फार्मिंग जी। सिस्टम है, यही इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसके करके एग्रीकल्चर से इतनी भयंकर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन निकलते हैं। मेरा मानना है कि इसको सबको ठीक करने का समय आ गया है। और हमें जानना है कि जो किसानों ने आवाज लगाई थी, वो इसलिए लगाई थी कि उनको भी गारंटीड इनकम चाहिए, जैसे कि हमारे इकोनॉमिस्ट को मिलता है। मेरा कहना यह है कि जी। मुझे एक इकोनॉमिस्ट बता दीजिए मनदीप जी, जो बाजार के हवाले है। सबके सबको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, सबके सबको एक अगले 5 साल का 10 साल का पैकेट भी मिलता है। और किसानों को ये बोलते हैं कि आप मार्केट्स पे रहिए। अगर मार्केट्स इतने बेनेवोलेंट है, इतने अच्छे हैं, तो क्यों नहीं इकोनॉमिस्ट एक एक स्टेप कर लें और कहे कि हम भी अपनी इनकम को मार्केट के साथ जोड़ेंगे, सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, या जो आप गारंटीड इनकम लेते हैं वो हम नहीं लेंगे। तब तो मैं मानू ना। खुद तो आप अपनी अश्योर्ड इनकम लेते हैं, और किसान को कहते हैं कि आप बाजार की जो वोलेटिलिटी है उसको संभालिए, या उससे आप फेस टू फेस रहिए। अगर ये इतना अच्छा होता, तो आज 75 साल में जो हमारे देश में खेती का संकट है, इतना गंभीर नहीं होता। और यही हमें जानने की जरूरत है। और जैसा कि मैं हर जगह कहता हूं कि टाइम आ गया है कि हम एक क्लास ऑफ डोमिनेंट इकोनॉमिक्स जो हमारे देश की है, उसको हम चैलेंज करें, उसको रेडिकली रिफॉर्म करें, और एक नया, एक दुनिया में एक ऐसा एक इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट कर दें, जिसमें खेती संपन्न ही नहीं, खेती पर्यावरण के अनुकूल भी हो, खेती लोगों को भी सूट करे, और खेती जो है एक देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका अहम हिस्सा हो। मेरा मानना है कि एक गलती हमने 1991 में की थी, वो ये थी कि हमारा सारा फोकस रिफॉर्म का इंडस्ट्री के रास्ते पे था। अगर हमने उस समय 2 इंजन रखे होते ग्रोथ के, टू इकोनॉमिक ग्रोथ के 2 इंजन्स होते, यानी एक इंडस्ट्री और एक एग्रीकल्चर, तो आप देखते कि आज एग्रीकल्चर जो है देश को एक प्रगतिशील रास्ते पे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता। और ये भी ना बोले कि जब दुनिया में एम्प्लॉयमेंट आज खत्म होती जा रही है, जॉबलेस ग्रोथ से एक हम आगे निकल आए हैं, अब जॉब लॉस ग्रोथ है। जॉब लॉस ग्रोथ के समय पे अगर कोई सेक्टर जो है वो आपकी इकोनॉमी को या आपके एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर सकता है उस इश्यू को, तो वो एग्रीकल्चर है। मैंने हर जगह कहा है जी। कि एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर दैट कैन रीबूट द इकोनॉमी। और मुझे लगता है कि ये आस्ते आस्ते लोगों को अब बहुत अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो गया है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 25 साल में, जब हमारा 100 साल हम रिकॉर्ड तो नहीं, 100 साल अचीव करेंगे, या 100 साल हम देखेंगे आजादी के हो गए, तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर एट दैट टाइम विल बी द इंजन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। और सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, आप माने ना माने, वो खेती से होके ही जाता है। और खेती मतलब है कि जब लोगों के पास अपने खेत का प्राइस डिसाइड करने की एक क्षमता हो, ये नहीं कि कॉर्पोरेट्स के हवाले आप छोड़ दीजिए
कि वो कितना प्राइस आपको देंगे, उनके हम दान पुण्य पे नहीं जीवित रहना चाहते। मुझे लगता है कि खेती को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जी, आपने जो 100 साल का जो ज़िक्र किया, 100 साल जब आज़ादी के होंगे, तो अभी 75 साल हुए हैं, तो 25 साल का सफ़र बाकी है। इस 25 साल में हमें खेती-बाड़ी को वहाँ तक लेकर जाना है, जो आपने अभी सब जिस बात का ज़िक्र किया है। तो इन 25 साल में ऐसी क्या चीज़ें हों, जो आपने फिक्स आप कई बार जो किसानों की फिक्स इनकम की भी बात करते रहे हैं, तो क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, जिनको लागू किया जा सकता है और जिससे जो जब 100 साल मनाएँ हम, स्वर्णिम जयंती मनाएं देश की आजादी की, तो उस समय किसान के चेहरे पर एक खुशी हो और वो भी खुशी-खुशी बिना किसी धक्के के तिरंगे को लहराए। बहुत बड़ी बात आपने कही है और इसी आशा के साथ मैं भी जो एक रास्ता में मुझे लगता है कि जो देश के सामने होना चाहिए, वो मैं हर जगह कहता आया हूँ कि एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा मॉडल था, उससे अब हमें निकल कर हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। ये एमएस जी, स्वामीनाथन द्वारा दी गई टर्म है एवरग्रीन रेवोल्यूशन और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा एक महत्व है क्योंकि हम हमें एक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो एक खेती का रास्ता है उसकी तरफ बढ़ना है। और ये जी, इकोलॉजिकल जो फार्मिंग सिस्टम्स हैं, ये दुनिया में इतनी चर्चा अब हो चुकी है और ये एस्टैब्लिश किया जा चुका है कि इससे नुकसान नहीं होता है खेती का, पैदावार में कमी भी नहीं आती है और इसमें जो पर्यावरण का संतुलन हम मेंटेन करना चाहते हैं, वो अचीव हम कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि भाई यूरोपियन यूनियन में जो कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के तहत सब्सिडी दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती हैं, तकरीबन $100 बिलियन की सब्सिडी सपोर्ट होती है। वहाँ पर आप इस बार यूरोपियन यूनियन की जो कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि अगले 3 सालों में यानी 2025-26 तक वो तकरीबन 20% जो सब्सिडी का उनका शेयर होता है वो एग्रो इकोलॉजिकल तरीकों में डालेंगे। ये इसका मतलब जी, है कि एक दुनिया में जो एक चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं उस रास्ते पे कहीं ना कहीं दुनिया में एक प्रयास हो रहा है और उस प्रयास से हमें भी सीखना है कि हम आने वाले दिनों में एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़े। ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब हम एक माइंडसेट से बाहर निकल कर आए कि हमें प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए सिर्फ, हमें पर्यावरण को मेंटेन भी करना है। आपने देखा है कि पर्यावरण को मेंटेन नहीं करने से आज दुनिया के सामने एक ऐसा गंभीर क्लाइमेट का संकट आ गया है, जो मुझे लगता है कि हमें मजबूर करेगा। सो कहने का मतलब है कि टाइम एक हर एक चीज़ का होता है, तो अब एक टाइम आ गया है क्लाइमेट के माध्यम से भी इकोनॉमिक के अगर दृष्टिकोण से देखें उस रास्ते से भी और प्लस हम देखते हैं जब सबका साथ सबका विकास के रास्ते से भी तो खेती की तरफ अब हमें फोकस करने की बहुत जरूरत है और मुझे लगता है कि सरकार जो है या आने वाली सरकारें जो हैं वो इस तरफ बहुत अपना फोकस जो है एक रखेंगी। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो मैंने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत सी चीजें कवर अप हो जाती हैं। आपका क्रॉपिंग पैटर्न हुआ, आपके पानी की रिक्वायरमेंट हुई, आपका पर्यावरण को कैसे संतुलित रखना है इन द केस ऑफ पेस्टिसाइड्स का उपयोग या डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब रास्ते उसमें अपने आप आते हैं। लेकिन उसके साथ अहम है ये है कि मार्केट्स के ऊपर आप किसानों को नहीं छोड़ सकते। ये इसलिए मनदीप जी जानना बहुत जरूरी है। मैं छोटा सा आपको एक उसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देखिए आप बाजार में जाते हैं, आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं उसका एक दाम होता है। आप जाते जी, हैं, आपको पेन चाहिए, उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है। आप उस दवाई लेना चाहते हैं, उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है। आप शर्ट लेना चाहते हैं, उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है। आप कार लेना चाहते हैं, उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है। हर एक चीज जो मार्केट में आती है, वो कंपनी जो है या उसका जो प्रोड्यूसर है, वो दाम तय करता है और वो दाम से ही वो बिकता है। अगर आपके पास जी, पेन लेने की क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपको आप पेन वो नहीं खरीद सकते। क्या कारण है कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर किसानों का प्रोड्यूस जो है उसका कोई दाम नहीं होता। ये जानबूझकर बनाया गया है दुनिया का इकोनॉमिक डिजाइन और ये हमें समझना है कि देखिए एग्रीकल्चर में क्यों है कि आप टमाटर लेके जाते हैं मार्केट में उदाहरण के तौर पर तो वो डिसाइड करती है मार्केट के इसका क्या दाम होना चाहिए। लेकिन जब आप कार लेके आते हैं मार्केट में तो कभी मार्केट का आप जो उपभोक्ता है कभी डिसाइड करते हैं कि भाई इसका क्या दाम होना चाहिए। तब तो आपको वही दाम देना पड़ता है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर उनका माल नहीं भी बिकता है, कारों का आजकल ट्रैक्टर नहीं बिक रहे हैं, तो क्या ट्रैक्टर उन्होंने फेंक दिए हैं सड़कों पर? ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमें एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस जो है उसमें भी हमें एक प्राइस टैग चाहिए और वो प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो माध्यम है हमारे देश में उससे वो एमएसपी
वो प्राइस टैग बन सकता है जो मार्केट में, सारी मार्केट को आप देखते हैं तो उसमें जहां खेती के ऊपर बिल्कुल उसको फ्री रखा हुआ है एक्सप्लॉइट करने के लिए, उससे हम निकल सकते हैं और उबर सकते हैं। क्यों नहीं हम एमएसपी को एक लीगल अधिकार बनाते हैं, किसानों के लिए एक कानूनी अधिकार बनाते हैं। और मुझे लगता है कि जो मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी ये समझना है कि वो आज तक किस गलत सिस्टम को ऑपरेट करते आए या प्रमोट करते आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट करता था कि मार्केट इकोनॉमिस्ट ये सवाल बहुत साल पहले रखते कि साहब ये क्या कारण है कि जब हर प्रोड्यूसर अपना माल के ऊपर एक दाम तय करके मार्केट में उतरता है, तो खेती ही क्यों ऐसा एक सेक्टर है जहां पर कि किसानों को उससे वंचित किया गया है, उसको दूर रखा गया है। ये इसलिए क्योंकि सारी जो इकोनॉमी है वो खेती के सिर पे चलती है, और खेती को जितना आप एक्सप्लॉइट कर सके या जितना आप उसमें से उसको मतलब इकोनॉमिक उसमें से गेन आपको हो जाए, और नोबडी इज बॉदर्ड कि किसान का क्या हाल है, किसान कैसे सरवाइव करता होगा उस छोटी सी इनकम में जो उसको मिलती है या कभी नहीं मिलती है, ये हमने अक्सर देखा है। उससे निकालने के लिए मुझे लगता है कि गारंटेड इनकम किसानों को बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि अगले 25 साल में हमें, अगर हम ये दो चीजें कर देते हैं कि हम एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा गारंटेड प्राइस की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं मनदीप जी कि दुनिया का जो नक्शा है या दुनिया का जो हम देखते हैं कि एक इनइक्वालिटी का जो आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, एक इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ रास्ता जो है वो खेती को जिस तरीके से मैंने आपके सामने रखा वही एक रास्ता निकलता है। हमारे देश के बहुत इकोनॉमिस्ट हैं जो हमें एक बात अक्सर कहते हैं, वो आपने भी सुनी है, वो ये कहते हैं कि साहब मार्केट्स में जब तक खेती में आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक खेती का इनकम नहीं बढ़ती है। ये देखिए जी कितना अच्छा लगता है सुनने में, और इसको रिपीट किया जाता है एड नॉशियम। आप किसी भी मैनेजमेंट स्कूल में चल जाइए, बिजनेस स्कूल में चल जाइए, वो सभी ये बात करते हैं। लेकिन आप कभी जाके वैल्यूएशन की रिपोर्ट्स देखिए मनदीप जी, यूनिवर्सिटी में जाइए या आप किसी बिजनेस स्कूल में जाइए, वहां पर बताया जाता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन को इतना गेन होगा, रिटेल को इतना गेन होगा, ये सब बातें बताई जाती हैं उस वैल्यू चेन में। लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि किसान को कितना गेन होगा। जी क्यों? क्योंकि सबके सब जो है वो किसान बेसिक फाउंडेशन जो इकोनॉमिक्स की है वहां पर है, लेकिन उसको सब एक तरह का अपनी बिजनेस को या अपने इकोनॉमी को उससे सींचते हैं। मैं इसलिए आपको उदाहरण इसके लिए दो देना चाहता हूं। अब मुझे बताइए, केला है, केला हम्म, अमेरिका और यूरोप में सबसे सस्ता फ्रूट है। जी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि केला सबसे सस्ता फ्रूट क्यों है, लेकिन खैर इसको अगर सस्ता है तो हम उसको समझें। केले का इंपोर्ट अमेरिका और यूरोप में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से होता है, इक्वाडोर, हम्म, वेनेजुला, ये सब कंट्रियों से होता है। ठीक है, लेकिन आपको हैरानगी होगी, मैं अभी एक एक जो वैल्यू एडिशन की स्टडी पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया कि जब यूरोप में केला आके बिकता है, तो अगर आपने 1 यूरो का केले खरीदे यूरोप में, तो उसमें से किसान को 5 से 9% सिर्फ मिलता है, उसका शेयर इतना है। 5 से 9% अगर आप किसान को मिलेगा तो ऑब्वियसली वो तो जो है अनइकोनॉमिकल हो ही गया, वो वायबल तो रह ही नहीं सकता। आप देखिए इससे बड़ा इसमें तो वैल्यूएशन होता ही नहीं ना, ये तो केला आ रहा है और बिका है। लेकिन आप वैल्यूएशन की बात करें तो चॉकलेट इंडस्ट्री जो है वो 210 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, अगर जी हम कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री को देखते हैं, 210 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। और इससे ज्यादा वैल्यूएशन क्या होगा कि उन्होंने कोकोआ बीन से उसको कन्वर्ट करके चॉकलेट में बनाया। दूसरी बात है कि जब आप चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक बार खरीदते हो चॉकलेट का, जो कि 100 रुपए के आसपास आता है, तो आपको हैरानगी होगी कि मेजोरिटी किसानों की जो इनकम है लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में, जहां से कोकोआ बीन्स आते हैं, वहां पर वो एक चॉकलेट जो आप खरीदते हैं उससे कम दिन में किसान की इनकम है। और ये उस समय है जब मार्केट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जब कमोडिटी ट्रेडिंग होती है कोकोआ बीन्स में। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये कमोडिटी ट्रेडिंग होना, वहां तो कोई एपीएमसी नहीं है, वहां कोई एमएसपी नहीं है, लेकिन इतने हम्म, दशकों से हम देख रहे हैं कि चॉकलेट का जो जो तबाही हुई है किसान परिवारों की या किसान की इकोनॉमी की, उसका रास्ता एक ही था। अगर हमने आज तक किसानों को एमएसपी दिया होता उन देशों में, तो आप देखते कि उनके इकोनॉमिक हालात किसानों के कितने बेहतर होते। अमेरिका जी में कुछ जगह पे मैंने देखा कि
कुछ एक इकोनॉमिस्ट इस बात पे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने डिस्कशन किया, देखा कि कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कोकोआ बीन जो ग्रोअर है। तो लेकिन कोकोआ बीन से आप जानते हैं चॉकलेट बनती है, तो उस ग्रोअर्स का उन्होंने जब देखा कुछ नहीं हुआ उनके सारे प्रयासों के बाद, तो वो एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है अमेरिका में, जेफरी सैक्स, उनके पास गए और जेफरी सैक्स ने उस इशू को लिया, थोड़ा सा वो पब्लिक डोमेन में आया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जेफरी सैक्स ने एक $10 बिलियन का कंपनियों से लेकर फंड क्रिएट किया जिससे कि किसानों की मदद की जा सके। लेकिन अफसोस देखिए, $10 बिलियन है, $210 बिलियन के अगर आप अनुपात में देखें तो ये तो 1% भी नहीं बनता। जिस कंपनियों जिसकी हम वैल्यूडेशन की बात करते हैं, वो वैल्यूडेशन के बाद वो कंपनियां 1% भी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, तो किस किस बेनिफिट की आप बात कर रहे हैं जो किसानों के उसमें रास्ते में आएगा या किसानों को आगे मिलेगा? इसका मतलब जी साफ है, मैं आपको और भी उदाहरण ऐसे दे सकता हूं। इसका मतलब साफ है कि चाहे वैल्यूडेशन हो, चाहे सप्लाई चेन हो, जब तक आप किसान को एक गारंटेड इनकम नहीं देते, उसको आप उस क्राइसिस से निकालने में आप उसमें सक्षम नहीं हो सकते। जी, शुक्रिया देवेंद्र जी। मैं एक सवाल और पूछना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि समय हो गया है। पर अगर एक छोटे में आप बता पाएं, जैसे हमारे देश में छोटी किसानी बहुत बड़ी संख्या में है, तो कई बार ऐसे भी लगता है कि अगर खेती-बाड़ी सेक्टर ग्रो करेगा तो उसके जो बड़े किसान हैं वो ज्यादा फायदा लेंगे। छोटी किसानी को लेकर आप कोई स्पष्ट कोई आप बताना चाहेंगे, कि छोटी किसानी कैसे? भारत में हम जानते हैं कि 85-86% जो किसान हैं उनके पास 5 एकड़ से कम रकबा है, और ये भी हम जानते हैं कि भाई इतने छोटे रकबे में शायद इकोनॉमिकली वायबल खेती नहीं हो सकती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर खेती को आप जो उसका हक बनता है या खेती किसानों को जो उनका दाम मिलना चाहिए वो देते हैं, तो वो 1 एकड़ भी जो है वो इकोनॉमिकली वायबल होता है। लेकिन चलिए, अगर आप ये भी आजकल के जो सिस्टम ऑपरेट करता है उसके हिसाब से अगर चलते हैं, तो क्यों ना हम एक इंस्टेड ऑफ की कॉर्पोरेट्स को बोलिए कि आप आइए और कॉर्पोरेट्स आए और खेती के ऊपर कंट्रोल करें, या उसको एक जिसको मैं पहले कह रहा था सप्लाई चेन में डालें उसको, जिस तरीके से दुनिया में हम देख रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि वो रास्ता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां बड़ी खेती है वहां कौन सा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत संपन्न है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया में जो तकरीबन औसतन साइज है एक खेत का, आकार जो है खेत का, वो 12,000 एकड़ से लेके 14,000 एकड़ के बीच में होता है। तो ये जी, तो इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। यही कहा जाता है, हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि साहब जितना बड़ा होगा खेत का साइज उतना इकोनॉमिकली वायबल होगा। ये आपने सुना ही है। अगर ये इतना 14,000 एकड़ होने के बाद भी अगर मार्केट्स इतना डोमिनेट करती हैं, मैं तो सोचता था कि 14,000 एकड़ से तो किसान को डोमिनेट करना चाहिए मार्केट्स के ऊपर। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया में ये हाल है कि पिछले 25 साल में 30% जो फार्म हैं वो बंद हो चुके हैं। और जो आत्महत्याओं का रेट है जो मेल्स में, फार्मर्स में, इन रूरल एरियाज, वो ऑस्ट्रेलिया की जो अर्बन पॉपुलेशन से दुगना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 14,000 एकड़ होने के बाद भी अगर इतना भयंकर क्राइसिस ऑस्ट्रेलिया में किसान झेल रहे हैं, तो ये छोटे किसानों को ये हमें बताया जाता है कि इसको बड़े स्केल में करने के लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल चाहिए, या हमें उसको इकट्ठा करना है। मुझे नहीं लगता कि वो एक रास्ता हो पाएगा। बेस्ट तरीका जो है वो जी, ये है कि अमूल हमारे सामने एक क्लासिकल एग्जांपल है। वो कोऑपरेटिव मॉडल है हमारे देश का, जो सक्सेसफुल मॉडल है हमारे देश का, और जिसमें ये अमूल के अगर आप एमडी साहब से बात करें तो वो बताते हैं कि जब आप 100 रुपए का दूध खरीदते हैं कोऑपरेटिव अमूल का मार्केट से, तो उसमें से 80 रुपीज जो है वो किसान के पॉकेट में जाते हैं। इससे जी, बड़ा एक मॉडल जो है किसानों की मदद का नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हमें अमूल के ही रास्ते पर, हमें फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, ऑयल सीड्स पे, पल्सेस पे कोऑपरेटिव्स का गठन करना चाहिए। तो ये जी, कॉर्पोरेट की जरूरत नहीं है, हमें हमें कोऑपरेटिव्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो भी, जैसा आपने कहा कि अगले 25 साल में क्या होना चाहिए, मुझे भी लगता है कि वो भी उसी का एक हिस्सा, जो खेती को संपन्न करने के लिए, खेती को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए, वो भी एक रास्ता है। जी। शुक्रिया देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र शर्मा ने जो हम आगे 25 साल के बाद जब 100 साल बनाएंगे, स्वर्ण जयंती आजादी की मनाएंगे, तो उस समय किसान के चेहरे पर खुशी हो, उसका एक रास्ता हमें बताया, और साथ में ये भी बताया कि 75 साल के बाद हम किस तरह के खेती बाड़ी के संकट में फंसे हुए हैं और किस किस्म का रास्ता इन 75 सालों में किसानों ने तय किया है।
मैंने शुरुआत में ही कहा था कि देवेंद्र शर्मा हमारे लिए एक आर्काइव का काम करेंगे, जिनके अंदर हम झांकेंगे तो बहुत सारा खेती-बाड़ी का जो विकास है और जो जो उसने सफर तय किया है उसके बारे में हम जान पाएंगे। शुक्रिया देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार।